नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर अमिति अग्रवाल है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और मैं अभी फ़िलहाल ब्लूम आईवीएफ के साथ जुड़ी हुई हूँ, जो कि लीलावती हॉस्पिटल और ओपेरा हाउस में है। उसके साथ साथ मेरा खुद के 2 हॉस्पिटल हैं, भांडुप में एसएएस हॉस्पिटल और विक्रोली में अतुल लोक हॉस्पिटल। और आज मैं आपसे बात करूँगी आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के बारे में। जिन लोगों को बच्चे आसानी से नहीं होते हैं, उन लोगों को कभी कभी ये रास्ता अपनाना पड़ता है, जिसको हम आईवीएफ या तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। लोगों के मन में आईवीएफ के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिनका आज मैं आप लोगों को जवाब बताना चाहूँगी। सबसे पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या होता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट को हम लोग मेडिकल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं और उस ट्रीटमेंट में तकरीबन 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम लग जाता है। और ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये काफ़ी एडवांस्ड इनफर्टिलिटी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। और बेसिकली लोगों के मन में बहुत घबराहट, बहुत डर लगा रहता है आईवीएफ के बारे में। उन्हें लगता है कि ये बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, पहली बात। दूसरा, उनको लगता है कि ये बहुत ही दर्द देने वाला प्रोसीजर है, जिसमें कि लेडी को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत भारी भारी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं और आगे जाके भी उनको तकलीफ़ें हो सकती है। कोई कोई लोगों के मन में ये होता है कि ओवेरियन कैंसर और बदन फूलना, मोटापा आना, कमज़ोरी आना, ये सब चीज़ें आईवीएफ का साइड इफ़ेक्ट है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और इसके बारे में बहुत सारा साइंटिफिक एविडेंस है, बहुत सारा सबूत है, जो ये क्लियरली स्टेट करता है कि आईवीएफ से इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट लोगों के मन में ये शंका रहती है कि आईवीएफ कराने से बच्चे अबनॉर्मल होते हैं और उनके मन बुद्धि और सीखने में तकलीफ़ें और ये सब चीज़ें होती हैं, जो कि अगेन बहुत ही गलत और एकदम इनकरेक्ट सोच है। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आईवीएफ में क्या ट्रीटमेंट करते हैं। पहली बात, आईवीएफ किन पेशेंट्स को दिया जाता है। आईवीएफ उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन पेशेंट्स के या तो ट्यूब में किसी तरह का ब्लॉकेज हो या उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, जिसको हम लोग पीसीओडी बोलते हैं, कि अंडे टाइम पे तैयार नहीं होते हैं, फूटते नहीं हैं, जिस वजह से उनको किसी तरह का ट्रीटमेंट देकर उनको हेल्प कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंट को दर्द होता है और ओवरीज के आसपास एक खून जमा होने की वजह से ठीक से प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है। दूसरे एक सेट ऑफ पेशेंट जिनमें हस्बैंड में तकलीफ होती है कि शुक्राणु की कमी होने की वजह से, या शुक्राणु बिल्कुल भी नहीं हो जिनको होता है, उनको भी हम लोग आईवीएफ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मेनली ये सब ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें हम लोग आईवीएफ ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। और अब उसमें क्या क्या क्वेश्चन यह होता है कि ठीक है, आपने सिलेक्ट कर दिया कि ये पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि आईवीएफ के लिए हमें किस तरह के टेस्ट, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं। तो बेसिकली एक लेडी के लिए 3 मेजर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है सीरम AMH, जिसको हम लोग एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं। इस हार्मोन से हमें ये पता चलता है कि लेडी के अंडे, जो ओवरी है जिसको अंडीदानी बोलते हैं, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसमें कितने एग्स हैं, वेदर कि वो आगे माँ बन सकती है कि नहीं, कि ज़्यादा एग्स हैं, कम है, उसका आइडिया हमें एक ब्लड टेस्ट सीरम AMH से मालूम पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सीरम TSH, जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। कभी कभी थायराइड ज़्यादा होने की वजह से भी पेशेंट को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, जिस वजह से वो माँ नहीं बन पाती है। और सेकेंड होता है एक हार्मोन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैक्टिन। तो थर्ड टेस्ट है सीरम प्रोलैक्टिन। ये 3 मेजर ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। ये बेसिकली हार्मोन टेस्ट है, इसकी कमी या ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। एक लेडी में थर्ड इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो होती है एक सोनोग्राफी, जो कि एक सिंपल वेजाइनल सोनोग्राफी होती है, जिसमें हम लोग यूट्रस और अंडेदानी दोनों को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि कुछ उसमें कोई सिस्ट या गांठ या फाइब्रॉइड, पॉलिप वगैरह कुछ तो नहीं है। फिफ्थ टेस्ट ये होता है कि हम लोग ये टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी में अपने को ये नहीं मालूम पड़ता है कि उस पेशेंट की ट्यूब खुली है कि ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए हम एक और टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग HSG बोलते हैं या हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी बोलते हैं, जिसमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। पीरियड के 8वें, 9वें या 10वें दिन पे ये एक एक्सरे निकाला जाता है, नीचे से एक डाई पुश करके फोटोग्राफ्स लेते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि पेशेंट की ट्यूब ओपन है या क्लोज्ड है। अगर पेशेंट उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है तो हम लोग लैप्रोस्कोपी वगैरह भी कर सकते हैं, जिसको सादी भाषा में दूरबीन तपास बोलते हैं। तो एक पेशेंट के लिए, ये एक लेडी के लिए ये बेसिक टेस्ट होते हैं। और हस्बैंड के लिए शुक्राणु तपास होता है। ये शुक्राणु तपास नॉर्मली 3 या 4 दिन के गैप
रख के किया जाता है, मतलब 3 या 4 दिन हम कपल को समझाते हैं कि उस दौरान वो संबंध ना बनाए और 4 दिन के गैप के बाद वो टेस्ट किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक इन्वेस्टिगेशंस। ये सब बेसिक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग हमारा ट्रीटमेंट चालू करते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली ये प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर ये होता है कि हम लोग ये सब टेस्ट एक बार हो जाते हैं, पेशेंट को 1 महीने पहले से ओवेरियन मल्टीविटामिन्स होते हैं, हस्बैंड का अगर सीमन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो उनका सीमन काउंट बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन वगैरह देते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को पीरियड के 2nd या 3rd डे पे, दूसरे या तीसरे दिन पे अपने पास बुलाते हैं और एक सोनोग्राफी करते हैं। उसमें देखते हैं कि कोई ओवरी में सिस्ट वगैरह नहीं है, तो हम लोग उस दिन से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। जब मैं कहती हूँ कि ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, मतलब हम लोग उस पेशेंट को इंजेक्शन शुरू करते हैं। ये इंजेक्शन तकरीबन 10 से 11 दिन दिए जाते हैं लेडी को, और इस इंजेक्शन में भी 2 तरह के इंजेक्शन आते हैं। एक वो होता है जो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, जिसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट FSH इंजेक्शन, और दूसरा होता है जो कि अच्छी क्वालिटी का ही होता है, लेकिन वो पेशेंट खुद अपने आप नहीं ले सकती, उसको किसी डॉक्टर या नर्स के पास जाके वो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं, वो कमर पे दिए जाते हैं। उसको हम लोग HMG इंजेक्शन बोलते हैं। दोनों का रिजल्ट तकरीबन एक जैसा ही है, बट जो खुद लिए जाते हैं वो इंजेक्शन की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है, जिस वजह से उसका कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस तरह के 2 इंजेक्शन होते हैं जो पेशेंट को दिए जाते हैं। जो मैंने आपको बोला कि जिसका कॉस्ट ज़्यादा है, वो इंजेक्शन महंगे हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली पेनलेस इंजेक्शन होते हैं, पेशेंट खुद घर में बैठे बैठे ले सकती है। जब मैं ये बात बोल रही हूँ कि खुद पेशेंट बैठे बैठे ले सकती है, इसका साफ जाहिर है कि दर्द नहीं होता है। फिर एक बार 10 दिन इंजेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग पेशेंट को समझाते हैं कि अब आपका जो एग्स हैं, अंडे हैं जो तैयार हो गए हैं, उस दिन हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और एक 15 मिनट का एनेस्थीसिया देके के उनको बेहोश करके एक अल्ट्रासाउंड प्रोब के उधर एक नीडल लगी होती है, उस नीडल के थ्रू हम लोग उस एग्स को बाहर निकालते हैं। वो अंडे बाहर निकाल के हम टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। उसके बाद उसी दिन हम उनके हस्बैंड का स्पर्म जो है, सीमन जो है, वो कंटेनर में लेते हैं। उसमें हम लोग स्पर्म वॉश करके जो सबसे अच्छी क्वालिटी के फास्ट मूविंग, जो दिखने में मॉर्फोलॉजिकली अच्छे हैं, जो जिनमें कोई अबनॉर्मल, जो नॉर्मल लुकिंग स्पर्म्स हैं, वो कलेक्ट करके एक एक अंडे के अंदर हम लोग एक एक स्पर्म इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग ICSI बोलते हैं, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोला जाता है। वो और एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि नॉर्मली जो एक लेडी में जो नेचुरली प्रेग्नेंट रह सकती है, अंडे और जो धातु है उसका जो मिलन है वो नॉर्मली ट्यूब में रहता है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो अनफॉर्चुनेटली उस पेशेंट में नहीं हो पा रहा है। तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम लोग ICSI बोलते हैं। सो एक बार हम जिस दिन हम प्रोसीजर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उस डिश को एक इंक्यूबेटर में रख देते हैं। वो इंक्यूबेटर बहुत महंगी मशीन होती है, तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 लाख की मशीन होती है, और उसके अंदर हम लोग उस डिश को रख देते हैं। उसको हम लोग 3 दिन के बाद ओपन करके देखते हैं कि वो जो धातु और अंडा है उसका मिलन हुआ है कि नहीं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो अगले दिन हमें मालूम पड़ जाता है। जिस दिन हम लोगों ने प्रोसीजर किया उसके अगले दिन हमें मालूम पड़ जाता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं, और तकरीबन 4 दिन में वो जो भ्रूण है, जिसको आगे जाके, जिसको हम इंग्लिश में एम्ब्रियो बोलते हैं, जो आगे जाके कपल का बच्चा बनता है, उस एम्ब्रियो जो है वो तकरीबन 4 दिन में तैयार हो जाता है। और उस चौथे दिन पे हम पेशेंट का एक सोनोग्राफी करके चेक करते हैं। अगर उसकी यूट्रस की लाइनिंग, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल थिकनेस बोलते हैं, अगर वो एंडोमेट्रियल थिकनेस अच्छी है और पेशेंट को किसी तरह का तकलीफ नहीं है, अंडेदानी में किसी तरह की सूजन वगैरह नहीं है, तो हम लोग चौथे दिन पे वो जो भ्रूण है उसको हम लोग अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पेशेंट की, जैसे कि PCOD पेशेंट है, तो उसके अंडेदानी में अंडे ज़्यादा होने की वजह से कभी कभी उसके अंडेदानी में सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और उस वजह से हम लोग उस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम उस साइकिल में ट्रांसफ़र करते हैं तो पेशेंट को एक हाई रिस्क हो जाता है, जिसको हम लोग ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, जिस वजह से आगे जाके पेशेंट को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी काफ़ी तकलीफ़ें आ सकती हैं। तो उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में हम लोग वो जो एम्ब्रियोज हैं उसको फ्रीज़ करके रख देते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में -डिग्रीज में इसको फ्रीज़ करके रख दिया जाता है, और वो एम्ब्रियो की क्वालिटी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इतनी एडवांस हमारी टेक्नोलॉजी है। 10 साल बाद भी पेशेंट आके बोल सकता है कि भाई मुझे आप दूसरा बच्चा करके दीजिए, तो हम वो एम्ब्रियो निकाल के उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। ये सुनने में बहुत
आश्चर्यचकित लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में रियलिटी है। हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि पहला बच्चा उनको हो जाता है और दूसरे बच्चे के लिए हमारे पास 4 या 5 साल बाद आते हैं और खुशी से अपना दूसरा बच्चा भी हमारे से लेकर जाते हैं। तो इस टेक्निक को हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें पेशेंट के पीरियड का वेट करना पड़ता है। एक बार उसका पीरियड आ जाता है, अंडेदानी में सूजन वगैरह कम हो जाती है, फिर हम लोग एक टैबलेट के ज़रिए उसकी लाइनिंग अच्छे से तैयार करके, एक बार उसकी यूट्रस की लाइनिंग 9 से 10 मिलीमीटर की हो जाती है, तब वो हम लोग एम्ब्रियो फ्रीज़र से निकाल के उसको अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको हम लोग IVF ट्रीटमेंट बोलते हैं। ओके, तो मैंने आपको फ्रेश ट्रांसफ़र के बारे में बताया, फ्रोजन ट्रांसफ़र के बारे में बताया। यदि फ्रेश ट्रांसफ़र करना है तो आप समझ लीजिए कि 15 दिन में आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। यदि फ्रोजन करना है तो तकरीबन 1 से 1.5 महीना लग जाता है। और सो दिस इज़ द मेन थिंग। अब रही बात कॉस्ट की, तो मैंने काफ़ी जगह देखा है कि कॉस्ट जो IVF का है काफ़ी ज़्यादा है। जैसे जैसे टेक्निक पहले टेक्निक ज़्यादा नोन नहीं थी, लोग ज़्यादा जानते नहीं थे टेक्निक के बारे में। अब जैसे जैसे टेक्निक बढ़ती जा रही है, बहुत सारे IVF सेंटर आ गए हैं, बहुत सारे डॉक्टर आ गए हैं, धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस भी होती जा रही है और ईजी भी होती जा रही है। तो पहले के ज़माने में जो IVF की एक साइकिल 2.5-3 लाख रुपए में होती थी, वो आज की डेट में 1 से 1.5 लाख पे बहुत सारे सेंटर्स अच्छी रिजल्ट भी अच्छे देते हैं और उतने अमाउंट हम लोग कर देते हैं। तो ये सब मैं बताना चाहती थी आप दर्शकों को कि आप लोग IVF से ज़्यादा डरे मत और अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो कि आपको लगता है कि जो सिर्फ एक्सपीरियंस या सिर्फ कितना बड़ा उनका नाम है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, उनसे बात करिए और अगर आपको तसल्ली होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा तो आप बेधड़क वहाँ पे जाइए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि जिनको स्पर्म्स जिन हस्बैंड्स को स्पर्म्स का भी जिनको है ही नहीं बिल्कुल, एज़ोस्पर्मिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि एक भी शुक्राणु नहीं है, उनके लिए भी हमारे पास आजकल टेक्नोलॉजी आ गई जिसको हम लोग टीसा, माइक्रो टीसा बोलते हैं, जिसमें कि एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें नीडल के जरिए से डायरेक्टली टेस्टिस जिसको हम गोटी बोलते हैं उसके अंदर से हम लोग स्पर्म्स निकाल सकते हैं और IVF करके उनको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो बिल्कुल डरिए मत और कॉन्टैक्ट योर राइट डॉक्टर और आप उस रास्ते पे जाइए ताकि जल्द से जल्द आप माँ बन सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, शंका है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए। मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल ID, हमारा एड्रेस वगैरह आपको सब जानकारी दे दी जाएगी और जिस भी तरह की तकलीफ़ है आप बेधड़क मुझे फ़ोन करके उसको पूछ सकते हैं। एंड आई एम अ क्वालिफाइड IVF कंसल्टेंट। बहुत प्रेगनेंसीज आई हैं हमारे थ्रू, तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प कर पाऊँगी। और एक और नई बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया IVF सेंटर आ रहा है विक्रोली एरिया में, जो कि विक्रोली कांजुरमार्ग एरिया में सबसे पहला IVF सेंटर है, जिसका नाम है सनशाइन IVF सेंटर और ये विक्रोली टैगोर नगर में है। और वहाँ पे हमारा मेन एम ये है कि जो लोग IVF का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसे की वजह से, उसमें हम हर तरह से उनको हेल्प करेंगे, जितना कम से कम हो सकेगा उनको हेल्प करके उनको हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे ताकि वो जल्द से जल्द अपना अधूरा सपना पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच।